हेलो फ्रेंड्स, ये उसी सीरीज़ का वीडियो है जिसमें अपन लोग 5000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस सीरीज़ में मैंने 50 एमसीक्यूज़ लिए हैं AIPMT 2001 के। ओके, 2001 के। तो पहला यहाँ एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर बताना है। आपको पता है एसिडिक ऑर्डर जो होती है, एसिडिक ऑर्डर होती है, आपको पता है -M वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है अगर बेंजीन वाली स्ट्रक्चर मिल जाए तो, फिर -I वाला, और फिर न्यूट्रल वाला, फिर +I वाला, फिर +M वाला। ये ऑर्डर फिक्स होता है। ओके, अब आपको पता है -M कौन लगाता है? जिसका भी लॉन पेयर होता है वो लगाता है +M। लॉन पेयर वाले +M लगाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले -M लगाते हैं। NO2 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और एक ऐसे हैं, ऐसे होती है स्ट्रक्चर। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा तो NO2 -M लगाएगा। ओके, CH3 क्या लगाएगा? +H या +I लगाएगा। ये क्या है? इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहले आएगा थर्ड वाला, क्योंकि इसमें लग रहा है -I, एक ही ऑप्शन ऐसा है। उसके बाद में आएगा न्यूट्रल वाला फर्स्ट। देन सबसे पीछे कौन आएगा? सबसे पीछे आएगा आपका कौन? +I वाला या +H वाला। तो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है ऑब्टेन्ड बाई क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन। ठीक है, N-ब्यूटेन से, N-ब्यूटेन था मतलब कि 4 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन थी, और उसके ऊपर में आपने क्लोरीन का ऐड करवाया तो एक क्लोरीन जा करके यहाँ लग गया। आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लग जाता है क्लोरीनेशन करवाते तो क्लोरीन लग गया, कार्बन 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 और ये क्लोरीन। अब ये क्या फॉर्म है इसकी? तो अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। इस साइड देखोगे तो इथाइल ग्रुप है, इस साइड देखोगे तो मिथाइल ग्रुप है, इस साइड देखोगे तो क्लोरीन है, ऊपर देखोगे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या मिल गया आपको? चारों ग्रुप अलग अलग मिल गए, मतलब कि ये कायरल कार्बन है। और जब कायरल कार्बन होता है तो एक मिलता है डी फॉर्म, एक मिलती है एल फॉर्म। उसको पूरे मिक्सर को बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आंसर क्या जाएगा? रेसेमिक मिक्सर। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एल के नॉन दिया है आपको। क्या दिया है? एल के नॉन दिया है। एल के नॉन ओजोनोलाइसिस गिव्स। ठीक है, कि भाई किसका ओजोनोलाइसिस करे ताकि ये प्रोडक्ट मिल जाए। तब आपको मैंने बताया था, जब भी ओजोनोलाइसिस के अगर प्रोडक्ट अपने को क्वेश्चन में दिए हो और अपने से पूछ रहा है कि किसकी रिएक्शन करवाए, मतलब किसकी रिएक्शन करवाए, यहाँ क्या होगा कि उसका अगर ओजोनोलाइसिस करवाऊँ मैं तो मेरे पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O मेरे को मिलेगा, और साथ में मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आंसर दिया हुआ हो और रिएक्टेंट पूछ रहा हो, तो अब आप क्या क्या करने को बोला था मैंने कि जिधर से ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हटा दो और इन इन दोनों को आपस में जोड़ देना चाहिए। यही एक तरीका होता है। ओजोनोलाइसिस में भी बताया था, और अपन ने अभी तक जो 650 क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? CH3 CH2 CH, और ये डबल बॉन्ड जो था ना यहाँ वाला, ये वाला डबल बॉन्ड। ओके, इसको मैं इस वाले से जोड़ दूंगा। कार्बन, इस कार्बन के ऊपर में क्या है? 2 CH3 है, तो एक CH3 को इधर लगा लेता हूँ। अब एक CH3 को आप ऊपर या नीचे लगा लो, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। जब भी ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट दे दे और आपको रिएक्टेंट के पूछे तो डबल बॉन्ड को हटा करके उन दोनों को आपस में चिपका देना होता है। बहुत आसान सा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन आपको देख करके याद आई होगी कि ये रिएक्शन एमीन में दे रखी है। एमाइड होता है, ब्रोमीन होता है और QH होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफ मॉन ब्रोमा एमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट क्या क्या बनेंगे? तो ये एक तरह से टफ क्वेश्चन है। पहले इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में थी। इंटरमीडिएट के लिए अपने को मैकेनिज्म आनी चाहिए। अगर आप मैकेनिज्म के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके इंटरमीडिएट आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत जीरो है, बिल्कुल जीरो है ऑलमोस्ट। तो आप इसके जो इंटरमीडिएट बनते हैं उसकी पूरी मैकेनिज्म पे मत जाइए। इस बहुत सारे स्टेप में वो रिएक्शन होती है, उसके इंटरमीडिएट को आप रट लीजिए। RCONH Br,
ठीक है, कैसे कैसे रटना है मैं बताऊँ आपको। पहले होता है RCONH2 होता है, ठीक है। NH2 में से आप ऐसे मानो NH और एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे आप एक HBr ला के जोड़ दोगे। इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, देन आप इसकी जगह RCOONH और HBr ला के जोड़ दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ब्रोमीन ला के जोड़ दोगे आप, तो ये ब्रोमीन ला के जोड़ना है, हाइड्रोजन हटाना और ब्रोमीन जोड़ना है, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पहला वाला बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये इस HBr को रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, RnCO। क्या बन जाएगा, RnCO। तो ये दोनों इंटरमीडिएट बनेंगे, आप तो बस डायरेक्ट इंटरमीडिएट याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2001 में। अगला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई जिसका फॉर्मूला दे रखा है C4H9Cl, ओके, और उस वो है ना सोडियम और डाई ईथर के साथ में रिएक्शन करता है। भाई इस रिएक्शन को पूरी दुनिया जानती है, वुड्स रिएक्शन है ये होता है RX, एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं फ्रिडेल-क्राफ्ट नहीं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ओके। और हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली वन क्लोरीन डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, अभी 2019, 20 या 21 में आ चुका है कि किसका क्लोरीनेशन करवाए ताकि एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से ये 2000 अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद 2016 में, अभी के क्वेश्चन में आएगा। जब दोबारा अपन अब 2016 या 17 का पेपर करेंगे ना, तो सामने आते ही मैं बोल दूंगा देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और फिर से रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, मोनोक्लोरो मतलब होता है इसमें सिर्फ देखो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है क्लोरिनेशन करवा रहे एक हाइड्रोकार्बन का, तो अगर जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं ना उसके ऊपर उतने टाइप के बन जाते हैं, जैसे CH3 अब इसमें अगर आप देखोगे ना दोनों हाइड्रोजन एक टाइप के हैं, भले यहाँ पे क्लोरीन लगाओ भले यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, कोई अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। जबकि आप CH3 CH2 CH3 इसमें अगर यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा। ये एक बार क्लोरीन लगाना है तो एक ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लोरीन लगाओगे तो इसे दूसरा माना जाएगा, तो इसे बोलते हैं डाइक्लोरिनेशन, ठीक है। तो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे। तो आप पहले अपन बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल बनाना अपने को, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, वो भी कैसा 3 डिग्री वाला, और क्लोरीन यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं टर्सरी क्लोराइड। बना दिया टर्सरी क्लोराइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3। इस क्लोरीन को आप देखोगे, इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे ना तो ये मोनोक्लोरिनेशन है। कहने का मतलब है इसके ऊपर में जो हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही है, भले आप इस ग्रुप पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, एक ही बात है। तो आंसर तो यही होगा मोनोक्लोरिनेशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। देखो 2001 से ही इनकरेक्ट और करेक्ट वाले स्टेटमेंट आने शुरू हो गए थे। FeCl3 यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अपने टेस्ट होते हैं फिनॉल ग्रुप को। अब पहले ये सिलेबस में था, अब आपको पता है प्रैक्टिकल सिलेबस ऐड हुआ है, तो प्रैक्टिकल में ऑर्गेनिक वाला सिलेबस ऐड हुआ है, तो बहुत सारे ग्रुप के टेस्ट होंगे वहाँ। आप याद रखो, मैं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप याद रखना कि फिनॉल का टेस्ट करते हैं ना, तो फिनॉल का टेस्ट करने के लिए FeCl3 यूज़ करते हैं। अभी तक अपन ने थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ा था, ठीक है, हालांकि मैंने तो पढ़ाया था GOC में, FeCl3 यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अगला है फेलिंग सॉल्यूशन इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लूकोज को डिटेक्शन करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है टोलेन रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड की
पोजीशन दिखाने के लिए क्या टोलेन काम में लेते हैं? बिल्कुल काम में नहीं लेते। टोलेन काम में लेते हैं टोलेन रिएजेंट आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, NaHSO3 इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बिल्कुल ये सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जो ये टेस्ट देते हैं। मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया भी था, और ये क्वेश्चन अभी आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग टेस्ट होंगे, उनका क्वेश्चन है। ओके, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन कौन देगा? बिल्कुल, तो ग्लूकोज होता है ना, फेलिंग और टॉलन टेस्ट जो होते हैं ना, ये टेस्ट देते हैं आपके CHO ग्रुप। तो बिल्कुल आपका ग्लूकोज फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये आपके बायोमोलिकुल्स वाला है, और साथ में अभी ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन चुका है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिलेबस से डिलीट हो चुका है पॉलीमर वाले से, तो अपन इस क्वेश्चन में आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साइक्लोहेप्टेन इज एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोहेप्टेन मतलब कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस टाइप का कंपाउंड। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एलिफेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है बट एरोमेटिक तो नहीं है। एरोमेटिक में तो अपन बेंजीन वेंजीन को पढ़ते हैं, जिसमें पूरा साइक्लिक रेजोनेंस होता है, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, इनकरेक्ट है। डायस्टेज इज एन एंजाइम। बिल्कुल डायस्टेज एक एंजाइम है, और सही बात है ये तो। ओके, एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर लिखोगे ना, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन CH3 CO, और फिनॉन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो एसिटोफिनॉन ऑन जब भी आए तो वो कीटोन होता है। क्या होता है वो होता है कीटोन। ऑन आया है तो ऑन का मतलब है वो क्या है? कीटोन है, ईथर नहीं है। ईथर का IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। इसका अपने को IUPAC नाम कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। पहले IUPAC नेमिंग में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब इसमें COO ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 पे मिथाइल है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो ये तो 3 मिथाइल होगा ना, जबकि ये बोल रहा है 2 मिथाइल है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका सही नाम क्या होगा? 3 मिथाइल 3 मिथाइल और ब्यूट 2 ऑन। तो ये इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज इफेक्टिव फैक्टर। देखो ये बोलता है इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। देखो एल्कोहल होता है, ये अपने पास में एलिमिनेशन रिएक्शन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं अपन लोग, तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल होता है CHOH और ये CH2 ऐसा कंपाउंड है। तो आपको वहाँ क्या देते थे याद करो, टेम्परेचर देते थे और साथ में एसिड देते थे या नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे। तो आप क्या करते थे, एक जगह से H हटाते थे, एक जगह से OH हटाते थे और डबल बॉन्ड लगा लेते थे। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर से करेक्ट स्टेटमेंट अपने से पूछा है। ओके, क्या बोलता है, एनी एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। देखो एल्डिहाइड के रिडक्शन की बातें अगर अपन करें तो अपने पास में बहुत एक अच्छी सी NCERT में टेबल आती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एनी एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप हर एक एल्डिहाइड थोड़ी देगा, प्राइमरी का करोगे तो दे देगा। ओके, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। ये अभी तो आपके काम का भी नहीं है और है भी गलत, ठीक है। बट आयोडोफॉर्म टेस्ट तो अपने सिलेबस में है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? CH3CO यूनिट हो
और यहाँ जेड ग्रुप हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये है CH3 CHOH और इधर हाइड्रोजन। बिल्कुल ये वाला ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट को अपन ने डिटेल में भी पढ़ा था और अभी भी मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले MCQs में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सी यूनिट होनी चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। तो अपने पास में ये वाली यूनिट जिसके पास भी होती है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बॉन्डिंग कौन होता है? ये पूरी दुनिया जानती है, G ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ता है और A डबल बॉन्ड T से जुड़ता है। पूरी दुनिया जानती है इस क्वेश्चन को। तो अगला है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। सही बात है, NCERT में स्ट्रक्चर दे रखी है। अगर ग्लूकोज आप स्टार्च की देखोगी तो उसमें अल्फा ग्लूकोज से के बार बार रिपीट होने से ये बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड। ये बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ अगर होती है तो सब में इक्वल होती है। पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास में। इन स्टीम डिस्टिलेशन, याद करो ये आपका फिर से वापस आ चुका है। जो केमिस्ट्री के एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो वाला भी मैंने आपको पढ़ाया भी था अच्छे से। बोलता है स्टीम डिस्टिलेशन, बहुत सारे डिस्टिलेशन थे और ये स्टीम डिस्टिलेशन है। उसके बाद में प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज, ठीक है, तो क्या होगा उससे लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, उससे बैरोमीटर के प्रेशर से कम होगा। अगला है अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी। अब ये अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो इसके बहुत सारे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे फॉर्मूले सही है। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जिसके पास में कायरल कार्बन होगा। अब आप इन सब के स्ट्रक्चर बनाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा कायरल कार्बन है। 3 तो है, नीचे से शुरू करते बनाना। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बना दिया। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल लगा दिया, CH3 CH3। अब आप देखोगे CH CH2 CH2 CH3। अब आप देखोगे यहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं। कायरल का मतलब होता है सब ग्रुप से अलग अलग होना। तो इन सब के पास तो जो हाइड्रोजन है वो तो बिल्कुल हट ही गए। इस कार्बन को देखोगे तो इस पर 2 मिथाइल सेम सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 2 पे मिथाइल 2 बार, CH3 CH3 CH3। तो अब इस पे तो 3 ग्रुप सेम सेम है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अगला चेक करते हैं। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। 2 पे भी मिथाइल लगाओ, 3 पे भी मिथाइल लगाओ, CH3 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 CH CH CH2 CH3। अब अगर इस कार्बन को देखोगे तो इस पे 2 CH3 सेम सेम है, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा। बट इसके बाद वाला जो कार्बन है ये वाला, ये कायरल कार्बन है। आप देखो पीछे, अब देखो इसमें क्या क्या ग्रुप है। एक तो ग्रुप है CH2 CH3, एक है ये CH3, एक ये वाला ग्रुप है पूरा है, और एक ये हाइड्रोजन है। तो चारों ग्रुप इस पे अलग अलग है। चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन जिसके पास होता है वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपने पास में। ये रिएक्शन दे रखा है और यहाँ पे अपने से पूछ रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट की हीट माइनस n इंटू रिएक्टेंट की हीट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है आपके पास में H2O2। अब देखो प्रोडक्ट की हीट पहले कैलकुलेट करते हो। O2 तो है 0, O2 की हीट तो 0 होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जो जिस फॉर्म में रहता है उसको क्या ही फॉर्म करना। ऐसा बताया था अपन ने, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। O2 में, ऑक्सीजन O2 में रहता है तो उसकी फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन कितनी होगी? 0 होगी। ऐसी बातें अपन ने पहले भी अभी तक 680 क्वेश्चन से पहले अपन ने कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट के फॉर्म में उसकी 0 होती है। अब अगला क्या है? 2 इंटू हाइड्रोजन की, वाटर की, सॉरी वाटर की कितनी दे रखी है? वाटर की दे रखी है -286। ओके, और फिर फॉर्मूला में आएगा माइनस, और फिर 2,
ये 2 आ गया, इसका रिएक्टेंट का लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ये तो हो गया प्रोडक्ट का। आज भी इसका रबर है जो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट का, और ये होगा रिएक्टेंट का। ओके, कितना होगा 2 इंटू H2O2 की, H2O2 की कितने दिए, -188 दिए, -188 दिए। करे सॉल्व इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, -572, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 3, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ऑल ओवर आंसर कितना आएगा, -196 आएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं थर्मोडाइनमिक्स में से, थर्मो एनर्जी या थर्मोडाइनमिक्स जो केमिस्ट्री वाला है उसमें से। जब भी आपको फॉर्मेशन की हीट पूछे तो आप प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट कर दोगे, उसके मोल से मल्टीप्लाई करते हुए, और जिस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। लाइक यहाँ O2 की जीरो है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल गैस है जिसको हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम बोलने का मतलब है आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं समआयतनिक प्रोसेस। इसका वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं। तो जो भी ऑप्शन पकड़ लो जिसमें वर्क डन जीरो हो वही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है, देखो आप बोलता है ये रिएक्शन दे रखी है CH4 + ½ O2 गिव्स CH3OH, और इसकी जो एंथैल्पी है नेगेटिव है, इज नेगेटिव इफ एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ CH4 एंड CH3OH X एंड Y। देखो CH4 की कितनी है, X है, इसकी कितनी है, Y है, इसकी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, वही वापस डेल्टा H निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, Y माइनस X होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और वो वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, X बड़ा है भाई, ये 100 होगा और ये 300 होगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ तो हीट ऑफ कंबंसन की पूछा है, ठीक है। तो Y माइनस X नेगेटिव होगा। क्या बोले जा रहा हूँ मैं, हीट ऑफ कंबंसन दिया है तो एक मिनट वापस पढ़ते इस क्वेश्चन को। ओके, कि भाई CH4 की हीट ऑफ कंबंसन X है, CH3OH की Y है, ठीक है। तो सीधी सी बात अपने से पूछ रहा है, और ऑल ओवर आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव इसको, इसमें होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कंबंसन में, और फॉर्मेशन में होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन। तो X माइनस वाई क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा नेगेटिव X माइनस वाई। X माइनस वाई नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब Y बड़ा होगा और X छोटा होगा, तभी आंसर नेगेटिव आ पाएगा। आई बात समझ में आपको। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने आपको गलत पता नहीं क्या लिख दिया था पहले। ओके, अगला है N2O5, ये रिएक्शन दे रखी है, NCERT की रिएक्शन आपको पता ही है। रेट कांस्टेंट इसका दे दिया R, और K भी दे दिया, रेट एंड रेट कांस्टेंट। देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी। तो आपको इस रिएक्शन को देख करके क्या क्या याद आता है, ये NCERT में, एक तो इस डाटा के बारे में आपको पता है, NCERT में जब आप फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ते हो तो ये है ना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है N2O5 का, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्रपोनेशन या फिर जो भी आप बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे पता है भैया, एक ये पता है, और एक और होती है वो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस वगैरह, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, आप हमेशा बताते रहते हो, ये तो हमको पता है, ठीक है।
तो इसकी अगर आप रेट लिखोगे तो रेट इसकी क्या आएगी, R बराबर के N2O5 यही आएगी इससे रेट लिखोगे तो आपको तो रेट कितनी दे दी है 1.02 इंटू 10⁻⁴ बराबर के की वैल्यू दी है 3.4 इंटू 10⁻⁵ और N25 की कंसनट्रेशन को x मान लेते तो x का स्क्वायर, ओके, x का स्क्वायर। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ तो कॉमन आकर के कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 10⁻+1 तो ये जाएगा 10.2 अपॉन 3.4। क्या हो गया है 10.2 अपॉन में कितना है 3.4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिलीटेड हो चुका है आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, कोई बात नहीं, बॉडी में चल रही है, आउट ऑफ लेबोरेटरी, लैब से बाहर कहीं, आउटसाइड मतलब एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो अपनी बॉडी में होती है बट अभी उसको बॉडी के बाहर अपन लेबोरेटरी में करवा रहे हैं। अब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम हटा दिया वहाँ से। देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेंड 10⁻⁶ टाइम, उसकी रेट कितनी है 10⁻⁶। देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, अब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो एंजाइम को हटा दिया है ना, तो जो एक्चुअल आनी चाहिए था ना वो अब नहीं आ पाएगी, तो क्या होगा डिफरेंट फ्रॉम ये ऑब्टेंड इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जो आ रही है ना वो और जो बॉडी में आ रही थी दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग आएगी, क्योंकि वहाँ से आपने क्या कर दिया है कैटलिस्ट को हटा दिया है। कैटलिस्ट मतलब वहाँ का एंजाइम हटा चुके आप। तो ये भी एक याद करने वाला इस टाइप का अजीब सा क्वेश्चन था। अब दोबारा मैंने इस क्वेश्चन को कभी किसी एग्जाम में नहीं देखा, ये सिर्फ और सिर्फ 2001 में आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है और बहुत ईजी भी है। मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हैं, तो यहाँ दिया है 1.17 ग्राम सीसी। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि 1.17 ग्राम HCl है वो डिज़ोल्व है 1 सीसी वॉल्यूम में। समझ गए आप, ये कहने का मतलब है 1.17 ग्राम HCl का मॉलिक्यूल 1 सीसी यानी कि 1 ml में डिज़ोल्व है। तो पहले मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना हो गया 1.17। मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है HCl का, Cl का होता है 35.5, पता है, तो 35.5 प्लस एक हाइड्रोजन का 36.5, ये तो हो गए मोल। अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना है, वॉल्यूम कितना है 1 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो 1/1000। सॉल्व करोगे 1.17 अपॉन 36.5 और ये जो 1000 है ना वो चला जाएगा ऊपर, ये तो आपका पता ही है, ठीक है। हर का हर अंश बन जाता है, ऐसे हिंदी में पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, मुझे याद है 5 का 5वीं क्लास का, कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे टॉप पे जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसको अब सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद में आपका वैल्यू आएगा 1170 अपॉन 36.5। 35 इंटू, इसको 35 भी मानोगे तो 35 और 35 होते हैं 70, 70 और 35 होते हैं 105, तो 3 बार जाएगा। फिर एक जीरो और है तो कुछ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा मतलब 32 कर दो, आसान है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ SE इन पर ऑक्साइडेज एनहाइड्रस एंजाइम। एक एंजाइम है उसमें आपको SE ओल्ड स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन फैमिली वाला कोई मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब कोई बड़ा सा एंजाइम का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर में आपको क्या मिल रहा है ये पता नहीं, मैंने क्या लिख दिया यार यहाँ,
वो तो हो गया क्वेश्चन। एक एंजाइम है, वहाँ पे सेलेनियम इतना परसेंट मिल रहा है, पूरे एंजाइम का वेट है 78.4, नहीं नहीं सेलेनियम का इतना है, तो एंजाइम का कितना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले वाले 1998 वाला पेपर करवाया था, आपको याद हो तो, उसमें भी करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, सेम डेट टू क्वेश्चन करवाया था मैंने। एलन के मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब भी परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज बराबर होता है कम बट्टे ज़्यादा इंटू 100। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। परसेंटेज कितना आया है 0.5, कम कितना है सेलेनियम, सेलेनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78.4, कितने मॉलिक्यूल हैं कुछ नहीं बोला, मॉलिक्यूल से भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बहुत बार तो यहाँ पूछता है मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इंटू 1 अपॉन ज़्यादा, ज़्यादा किसका होगा, सीधी सी बात है एंजाइम का, तो उसको अपन एक्स मान करके निकाल देते हैं, इंटू 100। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा 7840, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 0.5 और एक्स को इधर भेज दिया, ये हो गया, आपको समझ ही गए होंगे। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, या फिर ऐसे कर दो, पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 लगाओ और 5 का भाग दे दो, 7840/5, अब 5 से डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, फिर बच गए 2, 25 और 3 बच गए, 3 से हो जाएगा 6 पंजे 30, फिर बच जाएंगे 4, 8 पंजे 40, फिर 0, तो 15,680, 15,680। इसको अगर आप लिखोगे तो 1.5 इंटू 10⁴, फर्स्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में आते रहते हैं। समझ में आई बात आपको कि नहीं आई, आई ओके। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, परसेंटेज जब भी पूछे कम बटे ज़्यादा इंटू 100, और कम वाले का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिखना होता है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ n। अब 1998 वाले में हीमोग्लोबिन का पूछा था, याद है कितने मॉलिक्यूल होंगे आयरन के, तो वहाँ पे n लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं बोला है तो उसको 1 मान के चलेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इस 2001 में आया था, उसके बाद में देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब MTZ वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन होता है। तो इसके जो कंसेप्ट काम में आते हैं ना, वो अब सिलेबस से हटा दिए, तो ये क्वेश्चन करने का कोई मीनिंग नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाए, मैं पहली बात बोलूँगा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना। तो जब भी आपको एटॉमिक वेट पूछे इस टाइप से, एटॉमिक, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन अपने सेकेंड ईयर में सॉल्व किए थे, मतलब कुछ ऐसे, मैं भी अजीब क्वेश्चन, पीजी के लिए अजीब गरीब क्वेश्चन सॉल्व करता रहा, तो मेरे सामने आया था। एटॉमिक वेट जब भी पूछे तो आपका क्वेश्चन होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम स्पेशल, ओके, यही होगा। अब इसका वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है, बोला है ये पार्टिकल जो है ना वो सिलेंड्रिकल है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²L। आप बोलोगे भैया हमें तो बस एक गोले का वॉल्यूम आता है, वो होता है 4/3 πr³ बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप एलन का हैंडबुक पढ़ते हो तो बेसिक मैथ में वहाँ लिखा हुआ है, उसका वॉल्यूम होता है πr²/L, ओके। ये तो होता है भैया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और वॉल्यूम स्पेशल जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर से भी इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम स्पेशल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ओके। ये होता है फॉर्मूला, अगर आपके आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरी तरह MBBS सेकेंड ईयर में आओगे तब आपके काम आएगा। πr²L और स्पेशल वॉल्यूम ऑफ है ना, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻² हो गया, इंटू Na। अब सब चीज़ों की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर इसकी रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस दी है अपने को 7 एंगस्ट्रॉम, कितनी दे रखी है 7 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला चीज़ अपन ने किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, तो 7 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलो, 7 इंटू 10⁻8 हो गया सेंटीमीटर में, और फिर इसका स्क्वायर, लेंथ कितना दिया है 10 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻8 हो गया। अरे यार जगह ही नहीं मिल पा रही लिखने की, हट, कितना बेकार लगता है जब पूरा मिटाना पड़ता है।
चलो पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 इंटू एल की आर्क रेडियस कितना है 7 इंटू 10⁻8 एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में बदल दिया इंटू एल कितना हो गया 10 इंटू 10⁻8 ये भी सेंटीमीटर में बदल दिया अपॉन 6.02 इंटू 10⁻2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं तो सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व कर दोगे 10⁻23 है ना प्लस का, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 15400 ग्राम पर मोल। और इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.54 किलोग्राम पर मोल। अजीब सा क्वेश्चन है ना। आप बोलोगे भैया आप तो पका दिए, क्वेश्चन ही पकाऊ था, मैंने कुछ नहीं पकाया आपको, बट आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको आपको पहले ही स्किप कर देना था। ओके, प्योर वाटर बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, ये तो एनसीईआरटी की प्योर लाइन है। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाला घर में भी यूज़ कर देना, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो आप, है ना। मेरे वीडियो के तो सारे एडवर्टाइजमेंट आप जितने भी ऐड आते हैं वो स्किप करते रहते हो, पता नहीं किसके कैंट देख, कहाँ से कैंट देख के आते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, बट पहले इस टाइप के अजीबोगरीब क्वेश्चन आते थे, पहले कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती थी हाई, तो लोग इग्नोर करते थे इन क्वेश्चंस को कि ये आ गया, जैसे वायरस वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कोई खुरापाती दिमाग वाले होते थे मास्टर पेपर बनाने वाले, एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देते थे। पहले आपको पता था नीट का फॉर्म भी ऑफलाइन आता था, मतलब कि आपको फॉर्म जा कर के पोस्ट ऑफिस से लाना है, फिर इसको भर के पोस्ट ऑफिस में जमा करवा के आना है, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा पोस्ट ऑफिस से, फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे। 2001 में ऐसे ही होता था, ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए तो कुछ भी नहीं होता था। अब तो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी एक ऑप्शन भी आ जाए तो अपन कितना हल्ला करते थे, तुरंत यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है तुरंत। तो पहले की बातें थी, तो बेचारे ऐसे ही वॉल्यूम ऐसे भयंकर क्वेश्चन को भी फेस करना पड़ता था, लोगों को समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सोचते थे कि चलो भाई एक क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो, समझ में आ गई। ये क्वेश्चन ठीक है, हाँ बोल रहा है Fe+2 से Fe बन रहा है, ये बकवास सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आप सोचोगे यार भैया क्या ही क्वेश्चन है ये, Fe+2 से Fe बनता है, ठीक है, और Fe3 से Fe+2 बनता है, ठीक है। मतलब कि आप एक ही कंटेनर में रखे हुए दोनों चीज़ें, अगर आपने Fe+2 उस कंटेनर में रख दिया तो वो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Fe+3 रख दिया तो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने को स्टेटमेंट पढ़ने हैं 1 2 3 4। पहला स्टेटमेंट क्या करता है Fe+3 इज इंक्रीजेज, गलत बात है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, Fe+3 रखोगे ना वो तो तुरंत Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। समझ में आई बात आपको कि Fe+3 को रखा वो तो Fe+2 में चेंज हो गया, तो ये वाला तो इनकरेक्ट है। अगला क्या बोलता है Fe+3 डिक्रीजेज, ये बात सही है, आपने Fe+3 जैसे ही रखा वो कम कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, तो Fe+3 डिक्रीजेज, ये सही बात है। अगला Fe+2 की बात करोगे तो वो क्या हो रहा है, देखो आपने यहाँ Fe+2 इंक्रीज होगा, दूसरी वाली रिएक्शन देखोगे तो जैसे ही Fe+2 बढ़ा, Fe+2 डाला वो Fe में कन्वर्ट हो गया, तो Fe+2 यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, एक जगह इंक्रीज हो रहा है एक जगह डिक्रीज हो रहा है, मतलब Fe+2 तो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो Fe+3 क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, Fe+2 क्या पड़ा है, कांस्टेंट पड़ा है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, एक तो कांस्टेंट पड़ा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो रेशियो तो चेंज होता रहेगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी गलत है। दूसरी बात Fe+2 डिक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, आप इधर से देखोगे तो इधर डिक्रीज हो रहा है, बट जितना डिक्रीज हो रहा है उतना का उतना इस नीचे वाली रिएक्शन से दोबारा बन जा रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, मतलब कितना ही घटिया सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे सोच सकते हो ना कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ये फिर से आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब कि हट चुका अब। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अपन बात करते हैं कि कार्बन फैमिली में दो, अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं, जब ये 686 क्वेश्चन करवाए ना, है ना, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे आ चुके इनर्ट पेयर इफेक्ट में। कार्बन फैमिली में आपको पता दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +2 और +4, काशी गए संत प्रभु,
इसी को कॉपी कर लेते हैं और चिपका देते हैं। कॉपी करने में मैं एक्सपर्ट हूँ बहुत। ठीक है, चलो +4 +4 +4 +4 एंड +4, इधर आ रही है +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या होता है, प्लस हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, और लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब अपन बात करते हैं, बोलता है मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड। अब लेड में देखोगे तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, +2 ज़्यादा स्टेबल है, +4 तो अनस्टेबल है। तो लेड में क्या जाएगा, +2 जाएगा। तो ये +4 वाला हटा दो, +4 वाला हटा दो, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अरे भैया आपने तो हमारी बहुत बल्ले बल्ले कर दी, इतना आसान क्वेश्चन था क्या। चलो टिन की बात करते हैं। टिन में, अब टिन में आप बोलोगे अरे भैया अब तो फंस गए, ये तो बीच के आ गए ऊपर वाले में। तो अपन बोल सकते हैं कि हायर ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाले में लोअर ज़्यादा स्टेबल होगी है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही स्टेबल होती है। तब अपन देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या दिया है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या दे रखा है, डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए दे रखा है 0 से नेगेटिव, मतलब ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे एस एन, वैसे वैसे भी आप बोल सकते हो एस एन टिन की जो होती है ना +4 ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है डेल्टा जी के साथ में, तो थोड़ा डेल्टा जी का यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आंसर दे दोगे आप। ओके, ये क्वेश्चन 2017 में वापस रिपीट हुआ है, उसके बाद में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। XeF2 की स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने रट रखी है, मैंने रटा रखी है कि प्लेनर होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल थे। एक आयोडीन के ऊपर में अगर एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8। कैसे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब भी आपके ऊपर में आई नेगेटिव लिखा मिले उसका मतलब उसको जिनोन, वो जिनोन है। इसको अगर देखोगे तो AB2L3 टाइप का मॉलिक्यूल है। ये तो आपको पता है भाई, मैं इसमें तो डायरेक्ट लिखूंगा, बता रखा मैंने, पीछे 100 क्वेश्चन करवा दिए ऐसे। AB2L3 टाइप का मॉलिक्यूल है, लीनियर होता है, 3 लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। इसको भी आप चेक करोगे तो ये भी है AB2L3 मॉलिक्यूल। आयोडीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन को में से दो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खा गया, पीछे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 3 लॉन पेयर बन जाएंगे। और जिस बोला था मैंने कि ये फॉर्मूले जिनके बराबर आते हैं वो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो आंसर यही जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन, बहुत रिपीटेटिव। बॉन्ड एंगल के बारे में अपने को कमेंट करना है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा। ओके, तो अपन सबसे पहले सब चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 आएगा, इसका चेक करोगे sp3 आएगा, और इसका चेक करोगे sp3 आएगा, इसका भी चेक करोगे sp3 आएगा। कैसे हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसमें अगर आप चेक करोगे, इसका एक का चेक करके बताता हूँ मैं कैसे चेक करते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बच के 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन खा जाएंगे, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खाता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो 1 इलेक्ट्रॉन खाता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, लॉन पेयर हो गए 0, तो बॉन्ड पेयर है 4, लॉन पेयर है 0, तो 4 + 0 4, 4 में बनेगा sp3। ऐसे ही आप सबके चेक कर सकते हो, सबके sp3 आएगा। जब आपके पास में हाइब्रिडेशन चेंज हो जाए तो आप चेक करते हो लॉन पेयर, जिसके पास में लॉन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसके ऊपर में 1 लॉन पेयर है, इसके ऊपर में 1 लॉन पेयर है, इसके ऊपर में 2 लॉन पेयर है, और इसके ऊपर में 0 लॉन पेयर है। तो जिसके पास कम लॉन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। आसान क्वेश्चन, ओके, और अभी भी ये एग्जाम में आने लायक है। अगला क्वेश्चन 689, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो ये बोल रहा है बेसिक नेचर के बारे में अपने से पूछ रहा है, लेंथेनम और ल्यूटेशियम तक। आपको पता है आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, तो यही इनकरेक्ट हो गया आपका। मैं बताऊँ आपको, लेंथेनॉइड्स, ये तो वैसे डी ब्लॉक में आता है, लेंथेनम तो
ठीक है। लेंथेनॉइड अगर मैं आपको समझाता हूँ, लेंथेनम सीरीज होती हैं ला के पैर नदी में, पाँव समुद्र में, यूं गढ़ तब दिलबर हो, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। एल ए से शुरू होती है, हालांकि एल ए नहीं होता है पहला एलिमेंट सी ई होता है, एल ई सी ई ऐसे करके लास्ट का एलिमेंट आता है एल यू, और ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ये बोल रहा है एल ए इज़ लेस बेसिक, बिल्कुल ये है ना लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसकी ई एन कम होगी और इसकी ई एन होगी ज़्यादा, राइट साइड वाले की इसकी ई एन ज़्यादा होगी। जिसकी ई एन कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी वो ज़्यादा बेसिक होता है, जबकि ये बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है। आसान सा क्वेश्चन था भाई, आपने लेंथेनॉइड के नाम याद होने चाहिए, जो लेफ्ट साइड में होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, राइट साइड वाला कम बेसिक होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगला आता है फर्स्ट आईपी का ऑर्डर पूछ रहा है आपको। ये क्वेश्चन भी 2018 में रिपीट हुआ था। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या होता है, वैसे आपको पता है कि मैंने आपको याद भी कराया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी इंक्रीज होनी चाहिए, बट दो जगह एक्सेप्शन आता है, बेरिलियम और बोरॉन में आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आता है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है, लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। मैंने पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ा रखी है आपको, और ये ऑर्डर भी आपको 2-3 बार पहले क्वेश्चन में बता दिया है। अब आप ऑप्शन देख लो, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, एक्सेप्शन है। ये इतना याद था तो आंसर आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म के बात में बताया कि जो भी आपको जो आपका लिगेंड आइसो मतलब जो होता है ना बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब दोनों तरफ से बाइडेंटेड नहीं बोलना चाहिए इसको, जो लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, मैं क्यों बार बार नाम भूल जाता हूँ यार इसे, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ना, कल भी ऐसा कोई, कल वाला वीडियो याद करो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है और साथ में जीआई भी शो करता है, वो उसके आइसोमर सबसे ज़्यादा बनते हैं। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, ये है ना एन, यहाँ होना चाहिए था निकल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 3 दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये ऑक्सलेट है, ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 3 × 2, एक लिगेंड की डेंसिटी 2 होगी तो 3 की हो जाएगी 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, और जितने लिगेंड होते हैं लिगेंड के नंबर को, तो 3 लिगेंड है बट हर एक लिगेंड की डेंसिटी 2 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको C2O4- को ऑक्सलेट बोलते हैं, और ये मैं क्या लिख पा रहा हूँ आज, इसको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड। अगला है, देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और एक सिग्मा एंड पाई दोनों होते हैं। सिग्मा वाले में सिंपल से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कहीं पे भी अगर आपको ईटा दिख जाए, ईटा, तो वो होता है, और जिसमें भी कार्बोनिल होता है वो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होता है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन, तो जिसमें भी कार्बोनिल दिख जाए वो आपका आंसर होगा। 2001 का पेपर कर रहे हैं, कितना आसान है, फटाफट से हो रहा है। NiCO4 का तो मैंने आपको रटने को बोला है भाई, रटने को बोला कि नहीं बोला है, ये टेट्राहेड्रल होता है, NCERT का ही है, ये टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि इतनी बार आ चुका है ना, कोई 100 बार एग्जाम में आ चुका है, तो जो 100 बार आ चुकी है ना उसको आप याद रखते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि रटने वाले लोग याद रखते हैं, जो मतलब जो होते हैं ना फटाफट, आप पेपर यही है फटाफट करके आगे बढ़ना है, तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है उनको याद रखो, 15-20 चीज़ें ऐसी होती है। NiCO4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है और डायामैग्नेटिक होता है। तो ये तो बोल रहा है इसको टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, तो ये इनकरेक्ट हो गया, जो इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है XH ... इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई एंड एक्स और वाई दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कैसी बॉन्डिंग हो गई, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इलेक्ट्रो डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीजेज एंड ऑन एच विल डिक्रीजेज। ये अजीब सा बकवास का क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है,
अरे यार क्यों चेंज हो रही पेन, मैन एक्सिस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज जेड, ठीक है, मैन एक्सिस जेड है, मॉलिक्यूलर और पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप्स टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ एक्स और वाई है, ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सिस जेड है, जब तीनों अलग अलग होते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्या बनता है, पाई। जैसे आपको पता है ना, टू पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, एमओटी में अपन याद करो, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो क्या होता है, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, एक्स और वाई ऑर्बिटल होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, और जेड उनका एक्सिस होता है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है बट लैंग्वेज में फंसा सकता था। अगला है मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। अब आयनिक कंडक्टिविटी के क्वेश्चन भी अपन लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें आयन ज़्यादा मिलेंगे वो कंडक्टिविटी दिखाएगा, जिसमें एक तो कॉम्प्लेक्स होगा 3 क्लोराइड, टोटल आयन कितने मिले 4, यहाँ आयन कितने मिले 0, यहाँ आयन कितने मिले, एक कॉम्प्लेक्स 2 क्लोरीन 3 आयन मिले, यहाँ 4 पोटेशियम एक कॉम्प्लेक्स 5 आयन मिले, जिसके आयन ज़्यादा होंगे वो कंडक्टिविटी ज़्यादा दिखाएगा। इस टाइप का इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, अगर आपको एम की वैल्यू दे दी है, एम की वैल्यू दे दी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। हाउ मैनी क्वांटम नंबर आर पॉसिबल ऑर्बिटल, कि क्या बोल रहा था, फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं पूछ रहा है। तो अब तब अपने को पता करना होगा। एन बराबर 3 दिया है, इलेक्ट्रॉन बोलता ना तो 2 आंसर जाता, अगर एम दिया है तो 2 जाता है, एस दिया होता तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एन का मतलब हो गया 3। एल, एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू होती है आपके लिए, एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए होती है 3। ये बात मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले बहुत सारे क्वेश्चन में। यहाँ एन 3 दिया, चलो 3 लिख दिया। उसके बाद में आगे क्या बोलता है, एल दिया है 2, एल 2 का मतलब है डी, 3D। उसके बाद में दिया है एम बराबर +2, एम बराबर दिया +2। अब अपन यहाँ मैं बात करता हूँ तो आपको मैं बता दूँ, 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, हो गए 5 ऑर्बिटल। यहाँ जो बीच वाला होता है उसके लिए होता है 1 2 3 4 5 6। अरे यार क्या बनाता रहता है तू यार, 5 बनाना सही से। चलो 1 2 3 4 5, हो गए 5। इसके लिए होता है m बराबर 0। आज रब भी पता नहीं, इसका रब भी जो है ना, इसका इरेजर काम नहीं कर रहा 2 दिन से, और जब मैं क्लास में नोट्स बनाता रहता हूँ ना, पढ़ता हूँ तब काम करता है। m का वैल्यू था 0, यहाँ होता है m बराबर -1, इसके लिए होता है +1, इस वाले के लिए होता है m बराबर -2। फिर इरेजर के लिए ऊपर जाना पड़ता है, वरना पेंसिल से डबल टैप करो तो वो इरेजर बन जाती है, सिंगल टैप करो तो पेंसिल बन जाती है, तो फिंगर से पेंसिल के ऊपर में टैप करना आसान होता है। अब आप बोलोगे कि भैया m की वैल्यू +2 तो एक ही ऑर्बिटल के लिए नहीं होती है, बट ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। तो m अगर +2 दिया है तो उसमें 2 ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर m की वैल्यू +1 देता तो भी पॉसिबल होता, अगर m की वैल्यू 0 दे दे फिर तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना जाएगा कि 2 जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डर ऑफ प्रोटो एक्सपेंडिंग टेंडेंसी विल बी। पता नहीं प्रोटॉन एक्सपेंडिंग ये कुछ भी नहीं है अपने सिलेबस में, अब तो नहीं है, ओके। द बीन्स आर कुकड अर्लियर प्रेशर कुकर बिकॉज, मतलब कुकर में खाना जल्दी पकता है तो कुकर के ऊपर में ढक्कन लगा होता है, और ढक्कन की वजह से और एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, उसकी वजह से खाना जल्दी बनता है। कैसा कैसा फालतू सा क्वेश्चन पूछ लेते थे। द मोस्ट कन्वेंट मेथड ऑफ टू प्रोटेक्ट द बॉटम शिप मेड ऑफ आयरन। देखो ये भी है ना, पहले था अब सिलेबस में नहीं है, कि आयरन की जो शिप होती थी ना, उसको नीचे का जो मतलब जहाज जो थी ना पानी वाली, उसके नीचे काहे क्या चीज़ लगाए तो कि वो जंग नहीं खाएगी, तो मैग्नीशियम का ब्लॉक लगा देते थे,
मैं भी सामने मेरे आंसर की पड़ी, उसको देख के बोल रहा हूँ। मुझे भी कुछ नहीं पता था इसका, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, अगर आए तो बोल देना मैग्नीशियम का ब्लॉक लगा के रखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, ये भी हट चुका है। अगला क्वेश्चन बोलता है नाइट्रोजन फॉर्म N2, फॉस्फोरस फॉर्म P2, इट इज़ अ टाइम कन्वर्ट इन P4, रीजन इज। मतलब कि N2 बना और N2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट हो गया, रह गया। ठीक है, P2 बना था बट P2 बाद में P4 में कन्वर्ट हो जाता है, P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रीज़न होता है कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन में ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड वाले में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जब ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो उसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन में इजीली ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। लेकिन जब आप फॉस्फोरस में आते हो तो एन की वैल्यू 3 हो जाती है, 3 होती है, तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छे से नहीं होती है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे फंक्शन रोल प्ले करेगी। तो नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन इसको नहीं होगा। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, इजीली मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया आपको, Ka इसका दे दिया क्वेश्चन का, H+ दे दिया है इसका, और अब आपको पता करना है क्या चीज़, अब आपको पता पूछ रहा है कि C कितना, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, H+ का स्क्वायर अपॉन K बराबर C। इस फॉर्मूले में रखो और आंसर पाओ। आप कर लेना, इसको कर रही है यार, आप इसको कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, हट चुका है। अब अपन करते हैं सॉल्युबिलिटी वाला। सॉल्युबिलिटी किस लिए कहते हैं? इसके लिए KSP लिखना पड़ेगा। KSP कैसे लिखेंगे? M2S का करेंगे, तो इसका होगा 2 का स्क्वायर, किसको फ़ोन लग रहा है ऑटोमेटिकली, 2 का स्क्वायर 1। अब 2 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं, कैसे, यहाँ पे 2 हो सकते हैं मॉलिक्यूल, जैसे होता है ना कि क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है, MgCl2। तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, तब यहाँ 2 का स्क्वायर लगते हैं। फिर यहाँ एक मॉलिक्यूल है S वाला, तो 1 का स्क्वायर आएगा, ये मतलब 1 की पावर 1 आएगा, इंटू S की पावर 2 + 1। तो इसका KSP होगा 4s³। ओके, 4s³ होगा इसका KSP। अब आपको सॉल्युबिलिटी तो इसने दे रखी है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और इसका क्यूब, तो 4 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁸। इसको अगर 3 भी मानो तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का डबल हो जाएगा 54, 54 का डबल हो जाएगा 108 वगैरह। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। वैसे 3.5 को अल्टर सही से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 35 को मल्टीप्लाई करो 12.25 आएगा। ठीक है, फिर 12.25 को और 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3.5। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, तो ये आएगा 170। कितना आएगा? 170 इंटू 10⁻⁸। इसको अगर आप 1.7 में कन्वर्ट करोगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻16 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन था। तो इसमें आपने देखा कि 2021 में कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, कुछ बहुत गंदे से क्वेश्चन आए थे। और आपको पता है 50 क्वेश्चन थे उस टाइम में, जो 30 क्वेश्चन कर लेता था केमिस्ट्री में उसका सिलेक्शन हो जाता था। मतलब कि अगर मेरे को 2001 में नीट दिलवाते तो मैं पूरे नंबर ले आता। सारे क्वेश्चन किए ना मैंने, ओके, बस वो मैग्नीशियम वाला ब्लॉक के छोड़ करके। तो कल मिलते हैं अपन कुछ क्वेश्चन और के साथ में, ठीक है। और आपकी कोई भी राय, कोई भी सजेशन हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आपके लिए मेरे व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, जो भी आप ये ऐप यूज़ करते हो वो भी, ठीक है। हाँ, मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता।